कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर राजा साहब से जरा भी भयभीत ना हुए। सारी बातों का वास्ता देने लगे। राजा साहब रोने लगे। फिर सहसा क्रोध दोबारा हावी हो गया। अब आगे मनोरमा के नाट्यवाचन की 16वीं कड़ी में। चक्रधर ने कहा, जब तक आप इन आदमियों को जाने नहीं देंगे मैं नहीं जा सकता। राजा साहब बोले, मेरे आदमियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है? अरे उनमें से अगर एक भी हिला, कह देता हूं, अगर उनमें से एक भी हिला तो उसकी लाश जमीन पर होगी। हां। चक्रधर बोले, तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि उन्हें यहां से हटा ले जाऊं। ये कहकर चक्रधर मजदूरों की ओर चले। राजा साहब जानते थे कि इनका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे। फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें रोक नहीं पाएगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए हुए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उन पर कुंदा चलाया कि अगर सर पर लगता तो शायद वो वहीं ठंडे हो जाते। मगर कुशल हुई, कुंदा पीठ पे लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ आगे जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5000 आदमी बाड़ी को तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों के कैंप की ओर सीधे चलने लगे। रास्ते में जो कर्मचारी मिला उसे पीटा। मालूम होता था कैंप में लूट मच गई है। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे। दर्शकगण अपनी धोतियां संभाल कर भागने लगे। चारों तरफ मानो भगदड़ मच गई। जितने बेफिक्रे शोधे लुच्चे तमाशा देखने आए थे वे सब उपद्रवकारियों में जा मिले। यहाँ तक कि नरेशों के कैंप तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या दूनी हो गई। राजा रईस अपनी वासनाओं के सिवा और किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वे किसी नियम को अपनी स्वेच्छा से बाधा नहीं डालने देते। फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह है या शाम। कोई मीठी नींद के मजे लेता था, कोई गाना सुनता था, कोई स्नान ध्यान में मग्न था और कोई तिलक मंडप जाने की तैयारी कर रहा था। कहीं भांग घुटती थी, कहीं कवित्व चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था तो कोई लेटा नौकर से चंपी करा रहा था। उत्तरदायित्वहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप पे पहुंच जाते तो महान अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता। किंतु राजाओं की रक्षा उनका इकबाल करता है। अंग्रेज कैंप में 10-12 आदमी अभी शिकार खेलकर लौटे थे। उन्होंने जो ये हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता ने बंदूकों की परवाह नहीं की। उसे अपनी संख्या का बल था। जनता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। गोलियों की पहली बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी चिल्लाए, देखो भाई, घबराना नहीं। अरे जो गिरता है उसे गिरने दो। आज ही तो दिल के हौसले निकले हैं, घबराना नहीं। एक मजदूर, बढ़े आओ, बढ़े आओ। अरे मार लिया आज ही तो। इसके मुंह की बात पूरी भी नहीं निकल पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ दोनों नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पांव रुक गए। जो जहां था वहीं थम गया। समस्या थी कि आगे जाए या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो। अरे रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हो? बढ़े चलो, बढ़े चलो। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ ही आदमी भी गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली मच गई। अभी तक इन लोगों को मालूम नहीं था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। समझ रहे थे इसी कैंप से आती होंगी। अब शिकारी लोग बढ़ आए और साफ नजर आने लगे। एक व्यक्ति बोला, साहब लोग गोली चला रहे हैं। अरे हाँ साहब लोग, चलो उन्हीं सबों को पथे। मुर्गी के अंडे खा खा कर खूब मोटाए हुए जा रहे हैं।
वे अंग्रेजी कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक तक जा पहुंचे। अंग्रेजी योद्धा अभी तक तो मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने देखकर उनके हौसले पस्त होते रहे। 2-4 तो भागे, 2-3 मूर्छा खाकर गिर पड़े, लेकिन 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान कर दिया था। सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सर फट गया, दूसरे की बाह टूट गई। केवल 3 आदमी रह गए थे और वही इन आदमियों को रोके रखने के लिए काफी थे, लेकिन उनके पास भी कारतूस नहीं रह गए थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जा रहे थे। शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। हिंसा के मुंह से लार टपक रही थी। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर बोला, बस बस, क्या करते हो? अरे क्या करते हो? ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो? लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर बोला, बस बस, रुक जाओ, क्या करते हो? क्या करते हो? ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो तुम लोग? लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर सामने थे। सैकड़ों आदमी उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़े, उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर ने कहा, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, कोई एक कदम आगे ना बढ़े, खबरदार। मजदूर, यारो रुको मत, बस एक हल्ला और। चक्रधर, हम फिर कहते हैं, एक कदम भी आगे ना उठे। जिले के मैजिस्ट्रेट जिम ने कहा, बाबू साहब, खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज के कप्तान मिस्टर सिंह बोले, हम हमेशा आपके लिए दुआ करेगा, हम सरकार से आपकी सिफारिश करेगा, हमें बचाइए। एक मजदूर, हमारे 100 जवान भून डाले, तब आप कहां थे? यारो, खड़े ना रहो, बाबूजी का क्या बिगड़ा है? मारे तो हम गए, मारो, मैं कहता हूं आगे बढ़ो। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है तो मैं हाजिर हूं। मेरी लाश को पैरों से कुचलकर तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर चिल्लाए, भैया हट जाओ, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, हम बहुत सताए हुए हैं, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो भैया। चक्रधर, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफी नहीं है क्या? तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।